वेलकम प्यारे स्टूडेंट्स। आज का आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ये आपका टॉपिक है आज का प्लांट न्यूट्रिएंट, पादप पोषण। इसे किसे कहते हैं, एसेंशियल क्या है, इसकी क्राइटेरिया क्या है, इसका रोल क्या है, इसका डिफिशियंसी सिम्टम्स क्या है, इसके बारे में आज बेटा हम लोग डिस्कशन करेंगे। आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी प्यारे मित्रों तक इस वीडियो शेयर करिए जिससे सभी को इसका एक अच्छा लाभ मिल सके। देखिए बेटा, आज का आपका टॉपिक है प्लांट न्यूट्रिएंट, पादप पोषण। पादप पोषण मतलब कि वह सभी तत्व जो पौधों के वृद्धि विकास के लिए सहायक होते हैं या पौधों का लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में सहायक होते हैं, उन्हें हम इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के नाम से जानते हैं या उन्हें हम पादप पोषण। पादप यहाँ पर देखते हैं कि क्या लिखा है, प्लांट न्यूट्रिशन इज defined as the supply and absorption of chemical compounds required for plants growth and metabolism. It is the process of absorption and utilization of essential elements for plant growth and reproduction। मतलब वह सभी इसेंशियल एलिमेंट्स या वह सभी प्लांट न्यूट्रिएंट जो पौधों की वृद्धि के लिए और रिप्रोडक्शन पूरा करने के लिए, उसकी मेटाबॉलिज्म क्रियाओं के लिए सब आवश्यक होते हैं, उन्हीं को हम प्लांट न्यूट्रिएंट मीन्स पादप पोषण के नाम से जानते हैं, जिससे पौधा का लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है और ये पौधा इसको केमिकल कंपाउंड के रूप में क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। जो भी आवश्यक क्रियाएं होती हैं उसका वो पूरा करता है। दूसरा चीज़ देखते हैं, इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, आवश्यक पोषक तत्व। देखिए, एक होता है इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट बेटा, एक होता है इसमें फंक्शनल और एक होता है बेनिफिशियल। इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट मतलब वह सभी तत्व जो पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होता है, वह आपका इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट के रूप में आता है, जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक फॉर्म में हो सकता है। ऑर्गेनिकली तरीके से तैयार होगा, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस सब की प्रक्रिया के द्वारा वो एक तरीके से कह सकते हैं कि ये जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके फूड के रूप में और प्लांट के आवश्यकता के लिए, या आप कह सकते हैं कि प्लांट की लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए वो अपनी भूमिका निभाते हैं। अगला देखते हैं बेटा कि इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें से कंपटीशन में पूछा जाता है कि जैसे 3 क्राइटेरिया यहाँ पर प्रपोज्ड बाय अर्नॉन एंड स्टाउट। ये 3 क्राइटेरिया अर्नॉन और स्टाउट ने 1939 में इन्होंने दिया था। इसमें बेटा होता है कि मतलब वो कौन से तत्व होंगे जिनको हम इसेंशियल कह सकते हैं, जिनको हम आवश्यक पोषक तत्व कह सकते हैं, क्या क्या उसकी क्राइटेरिया। मतलब 3 एक ऐसा लेवल है, 3 एक ऐसा क्राइटेरिया है, अगर वो क्राइटेरिया जिन तत्वों में उपस्थित होगा, जिन तत्वों में वो क्राइटेरिया मिलेगा, उसी को हम इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स कह सकते हैं। अगर उसमें वो गुण नहीं है तो वो इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट नहीं होगा, वो आवश्यक तत्व नहीं होगा, वो प्लांट के लिए आवश्यक नहीं होगा। तो पहला पॉइंट बेटा देखते हैं कि ये डिफिशियंसी ऑफ द एलिमेंट्स मेकअप यहाँ पर इम्पॉसिबल फॉर द प्लांट कंप्लीट इट लाइफ साइकिल। मतलब अगर उस तत्व की कमी होती है तो पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता है, उसका लाइफ साइकिल पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं होगा। फिर द डिफिशियंसी इज स्पेसिफिक फॉर द एलिमेंट इन, यहाँ पर क्या होता है कि जिस तत्व की कमी होगी उसी तत्व से उसकी पूर्ति की जा सकती है। द एलिमेंट इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन न्यूट्रिशन फॉर द प्लांट एज एग्जाम्पल एंड इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स फॉर एन इसेंशियल यहाँ पर मेटाबॉलिक, मतलब ये सीधा डायरेक्टली पौधों के मेटाबॉलिक मीन्स उपापचयन की क्रियाओं में सीधा भाग लेता है। जो ये 3 कह सकते हैं क्राइटेरिया जिन तत्वों में होगा उसी को हम इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट के नाम से जानते हैं। अगला यहाँ पर है कि इसका डिफिशियंसी, जैसे कोई भी तत्व है, कोई भी प्लांट न्यूट्रिएंट है, सब चीज़ अगर एक लेवल में है तो यह इसका हर एक लेवल होता है, ग्राफ होता है। जैसे एक डिफिशियंट लेवल, इनसफिशियंट लेवल, टॉक्सिक लेवल या एक्सेसिव लेवल। जैसे आप मान लीजिए किसी पौधे को न्यूट्रिएंट दे रहे हैं तो हो सकता है कि एक
सफिशिएंट लेवल में हो, जितना उस पौधे को आवश्यक है उतना अगर मिल गया तो सफिशिएंट, कम है तो डिफिशिएंट, ज़्यादा हो गया तो टॉक्सिसिटी, नहीं तो उसका एक्सेसिव के रूप में। तो सबसे पहला इसमें आता है बेटा कि डिफिशिएंट। तो व्हेन एन इसेंशियल एलिमेंट्स इज एट ए लो, यहाँ पर कंसंट्रेशन दैट सर्वली लिमिटेड यील्ड प्रोडक्शन मोर लेस, मतलब आप कह सकते हैं कि जितना उस पोषक तत्व, उस पौधे को पोषक तत्व की आवश्यकता थी उतना उसको नहीं मिल पा रहा है, जिससे उसका यील्ड या उसका कह सकते हैं कि प्रोडक्शन या प्लांट में उसकी डिफिशियंसी जो सिम्टम्स है वो शो होने लगता है, कमी का लक्षण उसमें दिखने लगता है। ये चीज़ है। अगला है इनसफिशिएंट लेवल। तो जो इनसफिशिएंट लेवल मतलब जितना ऑप्टिमम रिक्वायर्ड, ऑप्टिमम यील्ड जितना होना चाहिए उतना नहीं है, मतलब इनबैलेंस में है। अगर इनबैलेंस में है तो वो चीज़ क्या हो जाएगा, इनसफिशिएंट लेवल, मतलब इसकी कमी का लक्षण जो जल्दी दिखता नहीं है। अगर आप तुरंत उस पोषक तत्वों की पूर्ति कर देते हैं तो पौधा उस चीज़ को लेता है। अगला होता है टॉक्सिसिटी, मतलब जितना ज़्यादा उस तत्व की आवश्यकता है उससे कहीं ज़्यादा आप अगर उसमें फर्टिलाइज़र्स का यूज़ कर देते हैं तो टॉक्सिसिटी लेवल में आ जाता है। मतलब एक ऐसा रेंज जितना उसकी आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए कि आपको 4 रोटी की भूख है, 4 रोटी की आपको आवश्यकता है और आपको 8 रोटी खिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा, टॉक्सिसिटी हो जाएगा। अगला होता है एक्सेसिव, मतलब वही चीज़ कि जिसमें ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर न्यूट्रिएंट जो एब्जॉर्ब कर लेता है, ये भाग आ जाता है। अगला होता है कि बेटा टाइप्स ऑफ यहाँ पर इसेंशियल एलिमेंट्स, मतलब आवश्यक पोषक तत्व तो कौन कौन से हैं। तो जैसे इसमें इसेंशियल में प्रमुख तौर पर जो निकल को लेकर के 17 पोषक तत्व होते हैं जो इसके कैटेगरी में आते हैं। इसमें क्या क्या है बेटा, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, कॉपर, उसके बाद में क्लोरीन, बोरान, जिंक, निकल, कुल मिलाकर के 17 पोषक तत्व जो पौधों के लिए इसेंशियल एलिमेंट्स के रूप में माने जाते हैं। जो लास्ट में सबसे निकल ये ऐड हुआ है 1987 में इसका एडिशन हुआ। अब इसकी उपलब्धता के अनुसार इसको देख लेते हैं। इसकी मात्रा के अनुसार इसको अलग अलग वर्गों में विभाजित भी किया गया है। जैसे सबसे पहला होता है प्राइमरी, इससे पहले बेसिक में आपका CHO आता है, लेकिन प्राइमरी में 3 तत्व आते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटास, ये प्राइमरी में आते हैं। दूसरा बेटा आता है सेकेंडरी में कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर, मीन 3 तत्व सेकेंडरी में आता है। दूसरा मैक्रो मीन्स प्राइमरी और सेकेंडरी को अगर ऐड कर दिया जाए, मीन्स NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। अगला होता है बेटा माइक्रो मीन्स सूक्ष्म तत्व, इसमें 8 आते हैं, जैसे आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, कॉपर, क्लोरीन, कोबाल्ट, बोरान एंड जिंक। जैसे कोबाल्ट नहीं रहेगा इसमें, तो ये टोटल माइक्रो न्यूट्रिएंट में आते हैं। अगला होता है कि बेटा फंक्शनल न्यूट्रिएंट। जो फंक्शनल न्यूट्रिएंट होता है, जब हम इसेंशियल प्लस बेनिफिशियल को ऐड कर देते हैं तो हमारा फंक्शनल न्यूट्रिएंट होता है। फंक्शनल में जैसे कि आपका कोबाल्ट, वेनेडियम, सिलिकॉन, ये सब आपका बेनिफिशियल में ये सब इसके अंतर्गत आ जाता है। यहाँ पर सोडियम जैसे बेनिफिशियल में यहाँ पर दिया गया है, रोबिडियम, सेलेनियम, निकिल और ये सब इसके आर्सेनियम, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। अगला होता है एनर्जी एक्सचेंज के लिए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो एनर्जी एक्सचेंज के लिए, एनर्जी स्टोरेज के लिए कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर। उसके बाद में ट्रांसलोकेशन एंड रेगुलेटर्स जो तत्व होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम के रूप में आते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के रूप में आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, बोरान, कोबाल्ट, ये सब ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन के तौर पर ये कार्य करते हैं। तो इस तरीके से इसेंशियल एलिमेंट्स को अलग अलग रूप में इसको विभाजित किया। अगला हुआ कि बेटा डिफरेंट एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू मोबाइल, यहाँ पर उसके मोबिलिटी के अनुसार भी उसको क्लासिफाइड किया गया है। इसमें 2 प्रकार के हैं, एक आपका मोबाइल न्यूट्रिएंट और एक आपका इमोबाइल न्यूट्रिएंट। मोबाइल न्यूट्रिएंट में जैसे इसमें जो मोबाइल मतलब जिसकी गतिशीलता होती है, मोबाइल का मतलब ये होता है जैसे मान लीजिए प्लांट न्यूट्रिएंट, प्लांट रूट्स है, प्लांट रूट यहाँ है, यहाँ पर न्यूट्रिएंट है, यहाँ से अगर चल करके रूट तक वो तत्व उपलब्ध हो जाता है तो इसका मतलब उसको मोबाइल न्यूट्रिएंट कहेंगे, उसकी मोबिलिटी है। लेकिन इमोबाइल का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पर अगर तत्व है तो उसको मोबिलिटी नहीं, प्लांट रूट अगर इसके पास गया तो उसको वो उपलब्ध हो जाता है। तो इस तरीके से
ये मोबिलिटी के रूप में माना जाता है। मोबाइल में जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, उसके बाद में क्लोराइड, सोडियम, मॉलिब्डेनम, ये मोबाइल के रूप में जैसे कैल्शियम, सल्फर, आयरन, बोरान, कॉपर, ये सब ए मोबाइल न्यूट्रिएंट में रूप में आते हैं। मोबिलिटी दो प्रकार का, एक तो होता है बेटा मोबाइल इन प्लांट और एक होता है सॉइल। तो ये प्लांट के लिए मोबिलिटी इसमें प्रमुख तौर पर होता है। आगे अगर देखेंगे बेटा तो फंक्शन ऑफ इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट मीन्स इसका कार्य क्या होता है। तो थोड़ा सा छोटे रूप में है तो इसको आप लोग देख देखिए कि न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं और उसके बाद में फिर इसका फंक्शन क्या है। कुछ एक ऐसे जो मानक जो महत्वपूर्ण फंक्शन होते हैं जो प्रमुख तौर पर मेन कह सकते हैं कि उसका वर्क होता है। जैसे कार्बन है तो कार्बन ये एक बेसिक मॉलिक्यूलर कंपाउंड है जो यहाँ पर कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड इसके रूप में या इसके निर्माण में कह सकते हैं ये सहायक है इसका एक अवयव के रूप में। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन इस तरीके से ये भी एक कार्बनिक कंपाउंड है जो कह सकते हैं कि पौधों के लिविंग ऑर्गेनिज्म इसमें जैसे हाइड्रोजन या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके लिए ये होता है, या पौधों में जो मेटाबॉलिज्म क्रिया है इसके लिए भी ये सहायक होता है। अगला होता है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या करता है कि की रोल इन एनर्जी, यहाँ पर रिलेशन ऑफ सेल, तो एनर्जी रिलेशन ऑफ सेल मीन्स जो कोशिका है उसे एनर्जी भी प्रदान करने या उसके लिए भी ये काफ़ी सहायक होता है। अगला बेटा होता है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन इज ये कंपाउंड मेन इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। और यह क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, ये प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का एक भाग होता है, एक पार्ट के रूप में भी इसको मानते हैं। मीन्स प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड ये एक नाइट्रोजन का कह सकते हैं कि नाइट्रोजन इसका एक पार्ट होता है। अगला होता है बेटा फास्फोरस। जो फास्फोरस होता है ये सेंट्रल रोल इन प्लांट इज एन एनर्जी ट्रांसफ़र एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इसके लिए भी होता है। और उसके बाद में ऑस्मोटिक एंड इनऑर्गेनिक आयनिक रेगुलेशन के लिए भी, तो इसलिए एक इसका भी प्रमुख कार्य होता है। कैल्शियम, तो ये भी इन्वॉल्व होता है किसके लिए, सेल डिवीजन के लिए, मीन्स कोशिका विभाजन के लिए यह एक अपना रोल। अगला होता है मैग्नीशियम जो कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल का एक अवयव होता है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये चीज़। सल्फ़र, तो सल्फ़र ये भी क्या होता है कि प्लांट सेल के लिए, या सल्फ़र आप कह सकते हैं इसका जो मेन काम होता है ये एक गंध पैदा करना, एक महक पैदा करना या ऑयल कंटेंट को बढ़ाना, इसका भी एक प्रमुख कार्य होता है। तो मेटाबॉलिक फंक्शन इन नाइट्रोजन फिक्सेशन इसके लिए भी ये इसका एक महत्वपूर्ण कार्य कह सकते हैं, ये आयरन का भी होता है। ऐसे जिंक का, तो जिंक इज इसेंशियल कंपोनेंट यहाँ पर जैसे हाइड्रेट या आप कह सकते हैं इंक्लूडिंग जो कार्बोनिक या इसमें एल्कोहलिक, इस सब के लिए प्रमुख ये इसमें भूमिका अदा करता है। ऐसे आपका मैग्नीशियम ये भी इसका भी प्रमुख कार्य होता है, जो प्रमुख तौर पर कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए इसका एक प्रमुख कार्य इसमें रहता है। मैग्नीज है, उसके बाद में फिर कॉपर का भी एक प्रमुख, जैसे आपका ऑक्सीडाइज यहाँ पर ब्लीच के लिए ऑक्सीडाइज जोन के लिए प्रमुख इसका होता है। बोरान जो सिंथेसिस ऑफ सेलवाल का एक कह सकते हैं एक कंपोनेंट्स के रूप में भी कार्य करता है। मेटाबॉलिज्म जो नाइट्रोजन फिक्सेशन एंजाइम को क्रिएट करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, यह आवश्यक होता है। तो इस तरीके से इसका भी अलग अलग हर तत्वों का फंक्शन है। तो फंक्शन आप लोग यहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं कि जैसे फंक्शन इन नाइट्रोजन नाइट्रोजन के रूप में देखेंगे तो इंक्रीजिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ ऑल लिविंग टिश्यू, तो पौधों की वृद्धि विकास के लिए ये ज़्यादा सहायक होता है। इंक्रीजिंग जर्मेशन ऑफ क्रॉप, उसके अंकुरण के लिए। उसके बाद में पौधों की क्वालिटी के लिए। इंक्रीजिंग यूटिलाइजेशन फास्फोरस और पोटास, उसकी उपलब्धता बढ़ाने के लिए भी ये प्रमुख तौर पर कार्य करता है। अगला बेटा इसी तरीके से है यहाँ पर फंक्शन ऑफ फास्फोरस, तो ये होता है जैसे इसमें आपका कहते हैं इट प्रमोट टू रूट फॉर्मेशन ऑफ ग्रोथ, तो जड़ के वृद्धि के लिए और जड़
के फार्मेशन के लिए, रूट फार्मेशन के लिए इसका एक प्रमुख कार्य यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इसमें होता है। अगला इसमें बेटा अगर देखेंगे तो इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स, मतलब फ्रूट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। और जो राइजोबिया बाय इंक्रीजिंग नूडल्स, मतलब जो दलहनी फसलों में जितने भी लेग्यूम क्रॉप होते हैं तो लेग्यूम क्रॉप की जड़ों में ग्रंथियाँ होती हैं, इसको नूडल्स बोलते हैं। तो इन ग्रंथियों के निर्माण में, इसकी वृद्धि में भी ये काफ़ी सहायता करता है। फिर सीड फार्मेशन एंड अर्ली मैच्योरिटी, मीन्स सीड की फार्मेशन के लिए और अर्ली मैच्योरिटी के लिए भी इसका प्रमुख रोल होता है। आगे देखेंगे बेटा कि फंक्शन ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम का कार्य, तो यहाँ पर इट इंक्रीजिंग, यहाँ पर असिस्टेंट इन प्लांट, यहाँ पर अगेन जैसे मॉइस्चर, स्ट्रेस, हीट या फिर आपका फॉग या डिजीज, इस सब के लिए रेजिस्टेंसी प्रदान करता है, प्रतिरोधकता प्रदान करता है, जैसे रोग के लिए या डिजीज के लिए या सूखे के प्रति ये प्रतिरोधकता भी प्रदान करता है। इम्प्रूव द क्रॉप क्वालिटी, क्रॉप की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, जैसे दाने को चिकना सुडौल बनाता है, इस सब के लिए इसका करता है। या फिर आपको जो रेसिस्टेंट या सीरियल के रेसिस्टेंट के लिए, या बिल्ट रेसिस्टेंट ऑफ कॉटन या मोज़ेक वायरस रेसिस्टेंट इन कॉटन, इस सब के लिए भी प्रतिरोधकता प्रदान करता है, ये भी एक प्रमुख कारक होता है। ऐसे बेटा यहाँ पर कैल्शियम का फंक्शन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का अगर कार्य देखें तो इसमें इंक्रीजिंग सिम्बायोटिक फिक्सेशन, जो आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसको फिक्स कराने में भी मदद करता है। या इट इंक्रीजिंग अवेलेबिलिटी ऑफ, यहाँ पर मोलिब्डेनम, इसकी अवेलेबिलिटी को भी बढ़ाने का काम करता है। फंक्शन ऑफ मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का अगर बेटा कार्य देख लेते हैं तो इट इज़ द कंस्टिट्यूट ऑफ क्लोरोफिल, या क्लोरोफिल का एक अवयव होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है। उसके बाद में हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस ऑफ द प्लांट, प्लांट में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए भी यह आवश्यक होता है, ये भी इसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट पूछ सकता है। अगला होता है फंक्शन ऑफ सल्फ़र, मीन्स सल्फ़र का, तो सिंथेसिस ऑफ यहाँ पर ग्लूकोसिडिक या यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल, ऑयल कंटेंट को बढ़ाने के लिए इसका एक प्रमुख कार्य होता है। अगला होता है कि बेटा प्रमोट द नोडुल फॉर्मेशन, में जो जड़ ग्रंथियाँ हैं उसको भी प्रमोट करता है, उसके लिए भी ये प्रमुख अपना भूमिका निभाता है। अगला देखते हैं कि बेटा कि फंक्शन ऑफ आयरन, आयरन का प्रमुख कार्य क्या है, तो की रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस, उसके लिए भी, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के रूप में भी इसका एक प्रमुख कार्य होता है, तो ये भी एक बहुत ही आवश्यक है इसके लिए। अगला बेटा देखेंगे तो फंक्शन ऑफ मैग्नीज, तो इसमें क्या हो सकता है कि क्लोरोफिल सिंथेसिस या डेवलपमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, उसके डेवलपमेंट में भी, इंक्रीज अवेलेबिलिटी इन फास्फोरस एंड कैल्शियम, इस फास्फोरस और कैल्शियम की उपलब्धता को भी ये बढ़ाता है। आगे अगर आप देखेंगे बेटा तो फंक्शन ऑफ कॉपर, कॉपर के रूप में तो क्लोरोफिल फॉर्मेशन, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम क्लोरोफिल, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का भी कार्य करता है। अगला देखते हैं बेटा कि फंक्शन ऑफ जिंक, जिंक का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो रोल इन फोटोसिंथेसिस, मीन्स प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भी ये कार्य करता है। या रेगुलेटिंग ऑफ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, इस तरीके से कहते हैं ना कि अगर हम जिंक का छिड़काव करते हैं तो वह एक प्लांट हार्मोन्स के रूप में भी कार्य करता है, जिससे फ्लावर सेटिंग एंड प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स, उसके लिए भी इसका एक भूमिका निभाता है। फंक्शन ऑफ मेटाबॉलिज्म, तो फंक्शन ऑफ मेटाबॉलिज्म में जैसे सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन द प्लांट, तो प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए, हेल्प इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय राइजोबिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी मोलिब्डेनम का एक प्रमुख रोल है, पूछा भी जाता है। इंक्रीजिंग इन अवेलेबिलिटी ऑफ फास्फोरस एंड सल्फर इन सॉइल, तो फास्फोरस और सल्फ़र इन दोनों की अवेलेबिलिटी को भी बढ़ाने का ये काम करता है। आगे देखेंगे बेटा बोरान का, कि बोरान का कार्य क्या है, तो प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ टिश्यू, मीन्स टिश्यू के डेवलपमेंट में भी, हेल्प इन मैच्योरिटी, मतलब उसको जल्दी तैयार करने में भी, फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल के निर्माण में भी, इसके लिए भी एक प्रमुख रोल ये अदा करता है। अगला चीज़ देखते हैं बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी स्लाइड है आपके लिए, कि इसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट ग्रोथ ऑफ एंड दियर, यहाँ पर कि प्रिंसिपल ऑफ किस तरीके से किस फॉर्म में अपटेक होता है, मतलब ये तत्व किस फॉर्म में अपटेक होते हैं,
तो इसमें न्यूट्रिएंट या उसका केमिकल सिंबल क्या है और अपटेक फॉर्म क्या है। सबसे पहला बेटा है कार्बन। कार्बन को देखेंगे तो आप लोग देखते हैं कि CO2 के रूप में, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पौधा ऑब्जर्व करता है अपने जो कार्बन डाइऑक्साइड को, जो भी अपने स्टोमेटल पार्ट होते हैं उसके द्वारा, तो कार्बन का। दूसरा होता है बेटा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को H2O के रूप में और एक हाइड्रोजन आयन के रूप में भी। ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन ये CO2 से भी ऑक्सीजन मिल जाता है, H2O से भी, और मुक्त O2 का भी ऑक्सीजन इससे मिल जाता है। बेटा अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो पौधा नाइट्रोजन दो रूप में, एक NH4+ और एक नाइट्रेट के रूप में, मीन्स एक अमोनिया के रूप में और नाइट्रेट के रूप में भी जार पड़ता है। नाइट्रोजन एक ऐसा तत्व है जो बहुत मीन्स केटान और एनायन दोनों फॉर्म में अपटेक करता है। मीन्स दो क्रॉप, एक आपका है पैडी और एक पोटैटो, इन दो क्रॉप में जो पोटैटो इन दो क्रॉप में मोनिकल फॉर्म में और शेष सभी क्रॉप में नाइट्रोजनस के रूप में वो एब्जॉर्ब करता है। फास्फोरस को अगर देखेंगे तो H2PO4 के रूप में, इसमें सिंगल माइनस HPO4 और PO4 के रूप में टाक करता है। पोटेशियम तो सिंपल सा पोटेशिक आयन के रूप में, कैल्शियम आयन के रूप में, मैग्नीशियम आयन के रूप में, सल्फर ये सल्फेट और सल्फाइड के रूप में चार्ज करता है। आयरन फेरस और फेरिक के रूप में, मैग्नीज मिस मैग्निक आयन के रूप में। अगर हम बोरान की बात करते हैं तो ये बोरेट के रूप में, जिंक आयन के रूप में, कापर यहाँ पर क्यूप्रस और क्यूप्रिक के रूप में भी इसको एब्जॉर्ब करता है। मॉलिबेडनम मॉलिबेडेट के रूप में, क्लोरीन एनायन के रूप में, निकेल एसिड के रूप में ये पौधा अपटेक करता है। तो ये था बेटा कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट, और ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट जो प्लांट को किस फॉर्म में किस तरीके से ये अपटेक होता है, ये चीज़ अपना को देख सकता है। अगला यहाँ पर होता है कि एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट में कौन सा, और इन तत्वों का जो डिफिशियंसी सिम्टम्स है वो किस तरीके से शो होता है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है बेटा यहाँ पर समझने के लिए। पहला चीज़ तो ओल्डर लीफ, न्यू लीफ, उसके बाद में ओल्ड एंड न्यू लीफ और टर्मिनल बड। जैसे अगर एक आप प्लांट बना लेंगे तो आपको बहुत अच्छी से यहाँ पर समझ में आ जाएगा। ये पौधा है, पौधे की पत्तियाँ, ये पौधों की पत्तियाँ हैं। तो सबसे ओल्डर लीफ मतलब जो सबसे नीचे की पत्तियाँ हैं, इसको हम ओल्ड लीफ, ये भी ओल्ड लीफ, ये आपका न्यू लीफ, न्यू एंड ओल्ड लीफ, ये आपका प्योर न्यू लीफ, और ये ऊपर का जो भाग होता है इसको हम बोलते हैं टर्मिनल बड, मीन्स शीर्षस्थ कलिका के रूप में इसको हम जानते हैं। तो बेटा सबसे पहले इसमें ओल्डर लीफ में किस किस तत्व का, मतलब ओल्डर लीफ में पुरानी पत्तियों में उन्हीं तत्वों का ज़्यादा कमी का लक्षण दिखाई देता है जो प्लांट में जिसकी हाई मोबिलिटी होती है। इसमें जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम, मॉलिबेडनम, ये तत्व इसमें प्रमुख तौर पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें बेटा एक तो होता है जो डेड स्पॉट बनाता है और एक डेड स्पॉट नहीं बनाता है। डेड स्पॉट का मतलब क्या है कि जैसे एक पत्ती है तो पत्ती पर ये धब्बे नुमा बनाएगा, और कुछ तत्व होते हैं जो धब्बे नहीं बनाते हैं। जैसे जो धब्बा बनाता है, जैसे पोटास की कमी होगी और मॉलिबेडनम की तब कमी होगी तो पौधों के ऊपर क्या होता है, धब्बा बनता है। वहीं पर अगर नाइट्रोजन और फास्फोरस या मैग्नीशियम इसकी कमी होगी तो कोई भी वहाँ पर आप कह सकते हैं कि धब्बे नहीं बनते हैं। और अगर इसमें धब्बे नहीं बनते, एक तो होता है ग्रीन बेंस और एक येलो बेंस। अगर मैग्नीशियम की कमी होगी तो पौधा, तो वहाँ पर ग्रीन बेंस मतलब जो बेंस जो नसें वो हरी रह जाती हैं। वहीं पर अगर नाइट्रोजन कमी होगा तो फिर क्या होगा, येलो बेंस के रूप में होगा। वहीं पर अगर हम न्यू लीफ की बात करते हैं तो इसमें बेटा सल्फ़र, आयरन, मैग्नीज और कॉपर, इसमें भी ग्रीन बीन्स जो उसका बेंस होता है जो उसमें आयरन और मैग्नीज की, और येलो बेंस इसमें सल्फ़र और कॉपर की बात की जाती है। अगला बेटा आपका ओल्ड एंड न्यू लीफ में जिसकी जिंक की कमी का लक्षण उसके ऊपर दिखाई देता है। अगला बेटा टर्मिनल बड। टर्मिनल बड पर जो ऊपर का जो शीर्षस्थ कलिका होती है, पौधा है, जो पौधे का ऊपर जो शीर्षस्थ भाग है उसमें किस तत्व की कमी, कैल्शियम और बोरान, इन दोनों तत्वों की कमी का लक्षण प्रमुख तौर पर दिखाई देता है। यहाँ पर बेटा अगर हम देखें एक एक तत्व का, तो जैसे डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन डिफिशियंसी आर यहाँ पर क्लोरोसिस, लोअर लीफ लाइट ग्रीन हो जाता है, लाइट ग्रीन टू येलो, मीन्स पत्तियों का रंग हल्का हरा हो जाता है या कह सकते हैं कि पीला हो जाता है। नेक्रोसिस ऑफ ओल्डर लीफ, इसके जो कमी का लक्षण दिखाई देता है वो पुरानी पत्तियों पर इसके कमी का लक्षण दिखाई देता है। या लीफ टिप्स यहाँ पर या देखेंगे अगर बैकवर्ड इन द फ्रॉम, ये वी शेप, यहाँ पर जो पत्तियों में
एक लक्षण या जो कारक बनेगा किस शेप में बनेगा, वी शेप में बनता है। अगला आप देखते हैं बेटा फास्फोरस की कमी का लक्षण। तो यहाँ पर जो ट्रंक डार्क ग्रीन या बहुत लिप्स ऑफ स्टम दोनों में भी हो सकता है। इसका भी जो कमी का लक्षण होगा वो पुरानी पत्तियों पर दिखाई देता है। इसमें पर्पिस जो कलर मीन्स पर्पल कलर की पत्तियाँ यहाँ पर देखते हैं, पत्तियाँ पर्पल कलर की हो जाती हैं इसके डिफिशियंसी सिम्टम्स से, इसकी कमी के लक्षण से। अगर आप बात करते हैं बेटा पोटेशियम की, तो पोटेशियम का क्या होता है कि रिडक्शन ऑफ ग्रोथ रेट मीन्स ग्रोथ रेट बहुत कम हो जाता है। क्लोरोसिस एंड नेक्रोसिस अक्रिंग इन लैटरल स्टेज। यहाँ पर जो पुरानी पत्तियाँ हैं वो कांस्य कलर की हो जाती हैं जिनमें नेक्रोसिस हो जाता है, और ओल्डर लीफ में इसकी कमी का लक्षण दिखाई देता है। यहाँ पर आप अगर ये तीनों पत्ती के रूप में अगर यहाँ पर देख रहे हैं तो बेटा इसमें जैसे 4 स्टेज दिखाए। एक तो हेल्दी पत्ती बिल्कुल स्वस्थ पत्ती है, एक होता है फास्फोरस, इसमें आप देख रहे हैं कि पल्पर कमी और पर्पल कलर का हो जाता है। या यहाँ पर अगर पोटास कमी तो देखते हैं कांस के कलर का गहरा भूरे रंग का हो जाता है। नाइट्रोजन डिफिशियंसी यहाँ पर आप देखते हैं टिप से शुरू होता हुआ और अंदर की तरफ ये वी शेप में कमी का लक्षण यहाँ पर दिख जाता है। इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं तीनों के कमी। अगला देखते हैं बेटा कैल्शियम, कि कैल्शियम की कमी का लक्षण। तो टर्मिनल बड या लीफ यहाँ पर डिकम्स, जैसे आपका क्लोरोटिक बाइट विथ द बेस ऑफ रिमेम्बन ग्रीन, इस तरीके से देखते हैं। तो यहाँ पर डेप्थ ऑफ टर्मिनल जो ऊपर का जो टर्मिनल बड होता है वो डेथ कर जाता है, ये भी होता है। या आपको ब्लोसोम या एंड्रॉट या टमाटो वेर टिप वॉकिंग कैलीफ्लावर, तो इस तरीके से ये सब डिजीज़ भी इस कैल्शियम की कमी से प्रमुख तौर पर होता है। अगला बेटा होता है कि मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम इसकी कमी का लक्षण भी पुरानी पत्तियों पर दिखाई देता है। और एलो बिटवीन बेन्स इन ग्रीन, यहाँ पर जो देखते हैं जैसे मान लो पत्ती है तो जो पत्ती की बेन्स होती है वो हरी रह जाती है, और जो बीज का भाग है वो क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। उसी को हम इंटरविनल क्लोरोसिस भी कहते हैं। तो इस तरीके से ये आप कह सकते हैं कि मैग्नीशियम की कमी का लक्षण दिखाई देता है। यहाँ पर बेटा अगर सल्फ़र की बात करते हैं तो सल्फ़र एलो लीव्स, इसकी भी कमी से क्या होता है कि पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं। और या यहाँ पे ऑक्युपाइंग लीव्स इन टोबैको एंड टी, इसमें प्रमुख तौर पर इसकी कमी का लक्षण दिखाई देता है। जो यहाँ पर एक नॉर्मल प्लांट है और यहाँ पर एक अफेक्टेड प्लांट है जिसकी कमी का लक्षण डिफिशियंट प्लांट है, तो वो चीज़ भी आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इस तरीके से इनका लक्षण दिखाई देता है। ग्रेप एंड हर्ट रॉट ऑफ शुगर वेट, इस तरीके से इसके प्रमुख डिजीज भी इसी कमी से हो जाता है। बोरान डिफिशियंसी, ये आप लोग देखेंगे बेटा बोरान की डिफिशियंसी का यहाँ पर प्रमुख तौर पर लक्षण दिखा रहा है। यहाँ पर क्लोरीन, तो यहाँ पर भी देखते हैं कि एंगल लिप्स, इसी कमी का लक्षण प्रमुख तौर पर ये दिख रहा है। और यहाँ पर जो आप देखते हैं कि फॉर वीट या प्लांट डिजीज, यहाँ पर इन्फेक्टेड प्लांट प्रमुख तौर पर हो जाता है, ये भी इसका भी लक्षण दिखाई देता है। अगला बेटा है कि कॉपर का भी प्रमुख तौर पर देखेंगे तो डिफिशियंसी, लीव्स इंक्लूडिंग बेन्स बिकम येलो एंड ट्रेंडिंग टूवर्ड, यहाँ पर आप देखते हैं कि वाइटनेस ये हो जाता है। जैसे मार्जिनल लीफ बर्निंग, जो मार्जिनल लीफ होती है उसमें बर्निंग इस तरीके से हो जाता है। या इसमें डाईबैक एंड लिटिल लिप डिजीज इन साइट्रस, ये सभी इसमें रोग प्रमुख तौर पर कॉपर की कमी से हो जाता है। आयरन में भी आप देखेंगे तो आयरन का भी इसमें भी डिफिशियंसी सिम्टम्स आपको दिखाई देने लगता है। जो ऊपरी नई पत्तियां हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो ये पीलापन, इंटरमिनल क्लोरोसिस जिसको कहते हैं, तो इस प्रकार से इसका पीलापन इसमें मुख्य रूप से दिखाई देने लगता है। आगे देखते हैं बेटा मैग्नीज। तो मैग्नीज इसमें भी इंटरमिनल एलोइंग एंग लीफ बट नॉट टेंडिंग टुवर्ड, यहाँ पर वाइटनेस इस तरीके से आप यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे मास डिजीज इन पी, इससे कमी से होता भी है। तो ये चीज़ आप इसमें
मैग्नीशियम की कमी से मैग्नीज की कमी से यहाँ पर उसका सिम्टम्स देख सकते हैं। आगे बढ़ा है मॉलिबेडनम। तो मॉलिबेडनम तो ओल्डर एंड मिडिल लीव्स बिकम यहाँ पर क्लोरोटिक फर्स्ट। यहाँ पर आप देख लेते हैं कि इसकी भी कमी का लक्षण वो पुरानी पत्तियों पर ही दिखाई देता है। ऐसे जिंक, तो जिंक की कमी से वाइट बड ऑफ मेज बहुत प्रमुख डिजीज है। ये पूछा जाता है कि वाइट बड ऑफ मेज किसी कमी से होता है, तो काज्ड बाई द डिफिशियंसी ऑफ जिंक। जिंक की कमी से वाइट बड ऑफ मेज ये प्रमुख यहाँ पर रोग उत्पन्न होता है। तो ये था बेटा आज का आपका क्लास। आप सभी इस वीडियो को देखें और अपने मित्रों तक शेयर करें। जय हिंद प्यारे छात्रों।